पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नूतन कपड़े को तह लगाते हुए बरबर कर रही थी। सामने बैठा नूतन का पति प्रफुल्ल सब सुन रहा था। पत्नी के गुस्से को देखते हुए प्रफुल्ल उसे बीच में टोकते हुए कहता है, क्या हुआ मेरी झांसी की रानी, आज किसने मेरी मल्लिका का मूड खराब कर दिया। प्रफुल्ल के इतना कहते ही नूतन के गुस्से का गुब्बार फूट पड़ा और जो भी था दिल में वो जुबां पे आ गई। फिर सिलसिलेवार ढंग से कहने लगी, सुबह की ही बात ले लीजिए। बड़ी जेठानी ने अपनी लंबी जुबान से इतना कुछ कह दिया और मैंने सिर्फ उनके सवालों का जवाब ही तो दिया था कि सासू माँ को मेरी बात पसंद नहीं आई और लगा दिया तानों का बहार। मैंने भी कह दिया आपकी माता श्री से मैं कितना भी कुछ कर दूँ आप लोगों के लिए, पर आप मुझे कभी नहीं समझेंगी माँ जी। फिर कपड़े को गुस्से झटकते हुए कहती है, देखो जी, मैं अब और एक छत के नीचे नहीं रह सकती। बहुत हो गया मेरा अपमान इस घर में। अरे आपकी भाभी दिन भर काम से नदारत रहती है, ऊपर से आए दिन उनकी किट्टी का ऑर्डर। मैं क्या उनकी नौकरानी हूँ जो बना बना कर खिलाती रहूँगी। खुद तो दोनों सास बहू बन ठन के बैठ जाती हैं और मैं पसीने से लथपथ रसोई में अपना खून सुखाती हूँ। इतना सब करने के बाद भी आपकी माताश्री पता नहीं क्यों मुझे कभी अपनी बहू माना ही नहीं। हर चीज़ में नुक्स निकालती रहती हैं। कुछ अच्छा भी करो तो भी बुढ़ी मैं ही बनती हूँ। सारे घर का काम मैं करूँ और नाम उस महारानी का होता है। हर आने जाने वालों के सामने बैठ जाती है अपनी मीठी मीठी गोली लेकर और बड़े बड़े चापलूसी के फंडे लेकर, और लोगों को अपने इसी लिपा पोती वाले बातों से पोठ लेती है। और मैं बेचारी सबकी जी हजूरी रसोई से सिर फोड़ कर करती हूँ, फिर भी लोगों की नज़र में मैं ही बूढ़ी हूँ। देखिए जी, अब मुझसे ये रोज़ रोज़ की झिकझिक बर्दाश्त नहीं होती। आप या तो मुझे छोड़ दो या इस घर को। मुझे नहीं रहना इन सब के साथ। तब माँ जी को पता चलेगा जेठानी जी की मीठी मीठी गोली का अंदाज, और कुछ दिन में ही आपकी भाभी जी और माताश्री को आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। तभी जाकर अच्छे और बुरे का फ़र्क कर पाएंगी आपकी माताश्री। प्रफुल्ल को भी पता था कि उसकी पत्नी उसकी भाभी से ज़्यादा सबका ख्याल रखती है और जल्दी किसी के बातों का उल्टा जवाब भी नहीं देती, बस काम से काम रखती है। पर उसकी भाभी जूही नूतन के बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वो सबको दिखाने के हिसाब से मीठा मीठा बोलकर सबको अपने वश में कर लेती, और जब काम की बारी आती तो अपने लंबे जुबान से नूतन को घायल कर देती थी, ताकि नूतन को ही रसोई का सारा काम करना पड़े। जूही के इस अंदाज से प्रफुल्ल पूरी तरह से वाकिफ़ था। जब जूही की शादी हुई थी तब दो दो नौकर थे घर में जो सारा दिन घर का काम करते थे, और भाभी जूही टांग पर टांग चढ़ाकर लंबी लंबी बातें किया करती थी। पर जब से नूतन की शादी हुई है तब से मात्र एक काम वाली बाई है जो बर्तन झाड़ू पोछा करके जाती है, और उसके अलावा सारे काम नूतन ही करती आई है। जो प्रफुल्ल को भी बुरा लगता था, पर कभी हिम्मत नहीं हुई इस बात की चर्चा करने की अपनी माँ के पास, क्योंकि माँ हमेशा ये बोल देती कि तू जोड़ू का गुलाम हो गया है। इस संकोच से वो कभी घर के मामले में नहीं आता था। पर अब रोज का किटकिट प्रफुल्ल के लिए भी सिरदर्द बनते जा रहा था। पर माँ बाबूजी को कुछ बोलना प्रफुल्ल ने अच्छा नहीं समझा, इसलिए उसने एक तरकीब निकाला कि क्यों ना अपने जॉब का ट्रांसफ़र ले लिया जाए बिना किसी को तकलीफ़ पहुँचाए। प्रफुल्ल ने बिना एक दिन की देरी किए दूसरे दिन ही ट्रांसफ़र की अर्जी डाल दिया। 1 महीने बाद उसका ट्रांसफ़र नज़दीक के शहर में हो गया। अब तो माँ भी रोक नहीं सकती थी नूतन को जब पता चला कि प्रफुल्ल का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है तो वो खुशी से झूम उठी। दूसरी तरफ प्रफुल्ल की माँ और भाभी जूही का नूतन के जाने का दुख सता रहा था। अब तो जूही की बनी बनाई खूबसूरत मीनार ढहने वाली थी। वो सोच सोच के परेशान थी कि अब घर की सारी जिम्मेदारी
उसके कंधे पर आ जाएगी और उसका बनना टन्ना सब खत्म हो जाएगा। जूही ने बहुत कोशिश की नूतन को रोकने की, पर प्रफुल्ल ने ये बोलकर सबका मुंह बंद करा दिया कि अगर नूतन यहाँ रही तो उसके खाने पीने का क्या होगा, और अगर खाना पीना अच्छा नहीं रहा तो वो बीमार पड़ जाएगा। इस तरह नूतन और प्रफुल्ल उस घर को छोड़कर अपने किराए के मकान में शिफ्ट हो गया और यहाँ जूही और माँ का हर दिन तू तू मैं होने लगा।